मनीष का चेहरा स्याह हो गया। सकपकाकर उसने नजरें झुका ली। मोहन अब भी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? नहीं। अजीब बात है, मन ही मन बुदबुदा। उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोक उसमें अपना सामान जमाया। खैर, अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को वहीं मिलूँगा। धीरज रखना। और सांत्वना से उसकी पीठ थपथपा रवाना हो गए। मनीष कुछ क्षण बुद्ध बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया। विचारों के भंवर से बाहर निकल मनीष ने तुरंत स्कूटर आरंभ किया और उदास मन घर लौटा। उसे यकायक आया देख रीना घबरा उठी। पानी का गिलास थमा, चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर दफ्तर से जल्दी लौट आए? रीना, मनीष का कंठ सूख गया। माँ नहीं रही। हैं? कब? 7 दिन हो गए। क्या? वो लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं। कौन बोला आपको? मोहन जी। यहाँ किसी काम से आए थे, अकस्मात मार्केट में मिल गए। मगर रीना अचकचाई। यह अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं, बड़े भैया का भी फ़ोन नहीं। क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फ़ोन उठा, सुमित भैया को एसटीडी लगाई। सुनकर सुमित को भी बेहद आश्चर्य हुआ। अजीब बात है, हमें समाचार क्यों नहीं? आजकल तो गांव-गांव में एसटीडी है। मोहन जी को गलत समाचार मिला होगा। नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने स्वयं उनको फ़ोन किया था। मोहन जी के बेटे की शादी 10 दिनों पूर्व हुई थी, इसीलिए दाह संस्कार व उठावने में नहीं जा पाए। बोले अब 12वें पर जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमित बौखलाया। सगी माँ शांत हुई और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। तुमने रामपुर फ़ोन लगाया? किसको लगाता? वहाँ किसी का नंबर मालूम नहीं। आपको मालूम है? हाँ। फिर कैसे करें कर्म? दीदी को फ़ोन लगाकर पूछे? हंसेंगे नहीं हम पर? ऐसा करते हैं, कुछ सोच। सुमित ने उसे फ़ोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और मनीष के फ़ोन रखने के बाद सुमित ने अपनी पत्नी माया को कुछ समझाया। माया ने दीदी को एसटीडी लगाई। उधर फ़ोन लगाने पर माया ने पूछा, हेलो, रामपुर वाली बेला है? मैं उसकी सहेली सेवती यहाँ बैतूल आई थी, सोचा मिल। क्या? कब? ओह, अच्छा। और फ़ोन रख दिया। सुमित सिर पकड़ बैठ गया। मतलब खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, उन्हें ही नहीं। सगे बेटों को दाह संस्कार के बाद उठावने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब अनुपस्थित पाया होगा, कितनी छिछाले दर हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर सुमित की गर्दन झुक गई। मनीष को फ़ोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद ट्रेन थी। 12 घंटों का सफ़र। रास्ते भर उधेड़-बुन में रत रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही माया ने नथुने फुलाते हुए आशंका प्रकट की। मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है, अपन सब पहले पहुँच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते। अब ना पहुँचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। घृणा से माया का स्वर विषैला हो गया। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतरता रहा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के लगभग दोनों रामपुर पहुँचे। पिताजी बाहर बैठक में एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने दरी पर 4-5 रिश्तेदार। रिक्शे से उतरकर सुमित ने सूटकेस एक तरफ पटका और पिताजी की गोद में मुंह छिपा जार जार रोने लगा। कैसे हो गया यह सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिका, आंखें मूंद, होठों को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें थी।
उधर माया रिक्शा से उतर अंदरूनी कक्ष में जा अपने आर्त विलाप से पूरे घर को गुंजाने लगी। दीदी से लिपटकर वह फूट फूट कर रोती उनके कंधे को तर कर रही थी। 3-4 मिनट दोनों का यह करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सिर उठा सुमित ने भीगे स्वर में उलाहना दिया, आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, हमें एसटीडी करवा देते। करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फ़ायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में प्रॉब्लम आ जाए। धत! सुमित को लगा मानो उसे भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए हो। सिट पिटाकर हकलाने लगा, ऐसा आपने कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते। और जीते जी? बात काटते हुए पिताजी का कंठ हठात रुंध गया। सुमित को मुंह छिपाना दुश्वार हो गया। पिताजी से ऐसे आक्रामक रुख की उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया। वहाँ बैठे पांचों रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोक मन ही मन सुमित की सकपकाई स्थिति का आनंद लेने लगे। सुमित को वहाँ बैठना असहाय हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय मनीष रीना का रिक्शा रुका। रीना रोती हुई अंदर चली गई। मनीष पिता के गले लिपट स्वर्गीय माँ को याद कर हाय हाय करने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था, कंठ गम से अवरुद्ध, बस भरे हृदय हाय माँ ओ माँ कहता विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियाँ लेते हुए पिता को उलाहना दिया, खबर तो करनी थी हमें। कैसे करता? बात काट पिताजी ने अपनी असहायता प्रकट की। मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतज़ाम करता या तुम्हें फ़ोन करने जाता। किसी को भी बोल देते। ऐसे वक्त तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की किताबी बातें हैं बेटा। ठंडी सांस ले पिताजी ने अपनी छेदती निगाहें उसके चेहरे पर गड़ा दी। आज के ज़माने में लोगों को सगों के लिए समय नहीं, परायों के लिए कौन खटता है। मनीष सकपका गया। वो समझ नहीं पाया पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचाकर उनका मुंह देखता रहा। पिताजी मुंह फेर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। मनीष को वहाँ बैठना असहाय हो गया। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा उसने भांप ली थी। वे सब दबी छिपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। सुमित के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पूछे पिताजी से, माँ के मरने पर 8-10 घंटों के अंदर सारे रिश्तेदार आ गए थे, किसने किए थे इतनों को फ़ोन? क्या हमें नहीं कर सकता था? मगर पूछने पर उल्टे उसी की भद्द पिटती। चुप्पी साध गया। वहाँ उसका अब दम घुटने लगा। रीता दीदी से मिलने का बहाना कर उठा। पीछे पीछे मनीष भी। अंदर रीता 3 बुआओं संग किसी कार्य में व्यस्त थी। रीता दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी। तीनों बुआएं सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थी और माया और रीना एक और उपेक्षिता सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त मनीष ने सोचा था, रीता दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई आकर उनके गले लिपट फूट फूट कर रो पड़ेंगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीता ने एक क्षण उचटती नज़र उन पर डाली और पूर्ववत अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तीनों बुआओं ने भी अनुसरण किया। मनीष सुमित कटकर ही रह गए। चुपचाप माया रीना के पास आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना दुभर हो रहा था। कुछ समय तक माँ की बाबत इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नान आदि करने का बहाना कर चारों उठे। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस ले रीता ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। जिस रात माँ शांत हुई उससे एक दिन पूर्व ही रीता व छोटी बुआ अपने अपने ससुराल लौटी थीं। रात 1:30 बजे के लगभग माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे। माँ ने कसकर हाथ पकड़ लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा। माँ ने पुनः रोक लिया। वे अस्पष्ट स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थी। संभवतः उन्हें आभास हो गया था बिछुड़ने की बेला आ गई है।
वे नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले पति भी सामने ना रहे। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर उनके प्राण। अवश पिताजी को रुकना पड़ा। माँ की ऊर्ध्व सांस चलने लगी थी। पिताजी बेबसी से अपनी जीवन सहचरी को मौत के मुख में जाता देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है, दो दो कमाऊ बेटा बहू हैं, पोते पोती हैं, मगर पास में साथ निभाने वाला कोई नहीं। इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। भावातिरेक में उनके नेत्र छलछला आए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया। ठाकुर जी की मूर्ति के पास रखी गंगाजल की शीशी व तुलसी उठाई। तुलसी के पत्ते माँ के मुख में रख चम्मच से गंगाजल पिलाने लगे। गीता का 5वां अध्याय उन्हें बचपन से कंठस्थ था। उसका पाठ करने लगे। माँ तुलसी गंगाजल का पान करती गीता जी का श्रवण करती रही। बेटों से एक बार मिल लेने की कसक उनके मन में अंतिम क्षणों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को स्टडी लगाई थी, मगर बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली थी। यह आस मन में सजोए लगभग 8-10 मिनट वे पिताजी की बाहों में तड़पड़ाती झूलती रहीं। अंतिम सांस निकलने के पूर्व उन्होंने हाथ बढ़ा पिताजी के चरणों का स्पर्श किया। सामने ठाकुर जी को निहार अपने नाथ के मुखारविंद पर नजरें स्थिर की और हाथ जोड़ प्राण त्याग दिए। स्तब्ध पिताजी अपनी जीवन संगिनी की निष्प्राण काया कलेज से चिपटाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना शिकायत पूर्ण समर्पण भाव से साथ निभाया, आज जीवन पथ पर उन्हें अकेला छोड़ अनंत में विलीन हो गई थी। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, दो दो बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता। यहाँ औलादों की विमुखता के कारण पैसा होकर नहीं मिल पाया। माना मौत अटल रहती है, मगर कुछ खटपट तो की जा सकती थी। क्या फ़ायदा दो दो बेटों के होने का, इससे तो पुत्रहीनता भली। और ऐसे ही उद्वेलित क्षण में उन्होंने यह कठोर निर्णय लिया। आंसू पोंछ माँ की निष्प्राण काया पर चादर ओढ़ा, गमले से 2 पुष्प तोड़ उन पर चढ़ाए और दरवाज़ा खोल घर के बाहर आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साएं साएं कर रही थी। छड़ी टेकते हुए वे कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर आए। वहाँ एक एसटीडी बूथ था। बूथ मालिक का निवास वहीं था। घंटी बजा, उसे जगाया। उसके दरवाज़ा खोलने पर असमय जगाने के लिए माफ़ी मांगी और छोटी बुआ को फ़ोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी, दोनों बेटों और उनके ससुराल को छोड़ बाकी सब रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतप्रभ रह गई बुआ, ऊहापोह करने लगी। पिताजी ने कसम दे मुंह बंद कर दिया। फ़ोन कर पिताजी घर लौटे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही पिताजी के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन की पीड़ा रोके नहीं रुक रही थी। वे भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी, एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ फूफा जी उन्हें बाहों में भींच ढांढस बंधाते रहे। 2 घंटे बाद रीता भी पति व बच्चों के संग आ गई। थोड़ी ही देर बाद बड़ी व मंझली बुआएं फूफा जी बच्चों के संग आ गईं। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा। अच्छा लगेगा दो दो बेटों के रहते कोई अन्य चिताग्नि दे। जीते जी इसे इतना जला चुके हैं वे, अब क्या फ़र्क पड़ता है मरने के बाद कौन फूंक रहा है। पिताजी ने 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उनकी ज़िद के आगे सबको झुकना पड़ा। प्रातः 10 बजे तक अधिकांश रिश्तेदार आ गए थे। 11 बजे माँ की महायात्रा आरंभ हुई। उन्हें चिताग्नि पिताजी ने स्वयं दी। सुमित ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर में जितने परिजन रिश्तेदार थे बैठक व अंदरूनी कक्ष में आकर बैठ गए। सुमित एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका चित्त बेहद अशांत था। मस्तिष्क में विचारों के अंधड़ चल रहे थे।
पिताजी के मात्र एक निर्णय ने उसके व मनीष के व्यक्तित्व का एक एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को एक से दूजे मुंह मालूम होता गया। पिताजी ने स्वयं दोनों बेटों व उनके ससुराल वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। न कहते हुए भी सब समझ गए एक अशक्त असहाय वृद्ध पिता ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यहीं नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर नाम भी सिर्फ अपना दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट हुए, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी। बस नहीं हुए तो सुमित, मनीष व उनके ससुराल। ग्लानि से सुमित की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या और थी। माँ का 12वां। 3 दिन बाद 12वें पर पुनः समस्त रिश्तेदारों का जमघट होने वाला था। कैसे करेगा सबका सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बनती है। पिताजी ने इस रस्म का स्पष्ट इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण जी भगवान की कथा रखी थी। क्या जवाब देगा सुमित रिश्तेदारों को। पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब उपत कर खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए सुमित, मनीष ने अभी कुछ समय पूर्व पिताजी से लगभग घिघियाते हुए इस रस्म के लिए याचना की थी। पिताजी ने शुष्क सपाट स्वरों में लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी पगड़ी रट लगाने से। पगड़ी उसे बनती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे जी चुराया हो, क्या मतलब बेफिजूल ढोंग धतूरे करने से। इस साफ गोई पर सुमित, मनीष कट कर रह गए। गरुण पुराण के बाद मनीष धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला। एक दूरस्थ कॉलोनी में जा वहां के एसटीडी बूथ से अपने व मनीष के ससुराल फोन लगाया। संक्षिप्त में पिता की नाराजगी भी बतला दी। रिरियाते हुए गुहार की कि किस तरह पगड़ी के लिए राजी करवा लें, किसी तरह पगड़ी के लिए राजी करवा लें। अगली ही सुबह माया, रीना के माता पिता व अन्य परिजन टैक्सियों में भरकर बदहवास आए। हाथ जोड़ माफ़ी मांगी, अनुनय विनय की। पिताजी के मुख पर अकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वे आत्मीयतापूर्वक उन्हें आश्वस्त कराने में लगे थे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब। मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराज़गी रही, हमें खबर ही नहीं की। ऐसा है। पिताजी के चेहरे पर कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते थे कुशल क्षेम के, उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वहीं खबर करवा सका। दोनों समधी कटकर रह गए। पिताजी ने बेहद नफासत से उन्हें उल्हाना दे दिया था। एक क्षण चुप रहे। बड़े समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने ऐसा व्यवहार रखा, हमें सपने में भी गुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी पत्र डाल देते। अरे मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। नहीं जी। मामला संभलता देख बड़े समधी में कुछ उत्साह जागा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है। पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थीं। आपने कभी पूछा नहीं? फिर सास ससुर के पास कब जाती हो? जी। सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की? दोनों समधी और उनके परिजनों को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयां कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रूंधी आवाज़ अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप यह जरूर पूछ लेते हैं सास ससुर का व्यवहार कैसा है। कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते, तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है? पूछा आपने? समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुश होते थे। उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, स्वतंत्र है अपनी गृहस्थी में। यदि उनकी बहू भी इसी भांति स्वतंत्र रहना चाहती तब? वे काँप उठे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने अश्रुपूर्ण चेहरे ऊपर उठाए। अपनी बेटियों के वैसे व्यवहार के लिए हम क्षमा मांगते हैं। अब वे ऐसा कदापि नहीं करेंगी। खैर, इसे आजमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरे इंतज़ाम कर लिए हैं।
और 12वें के दिन इन इंतज़ामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने के पूर्व बड़े फूफा जी ने घोषणा की, यह मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 छात्र रह सकेंगे। माँ के गहने बेच पिताजी ने स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल पिताजी की देखभाल अच्छी तरह कर लेगा। उसके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही माया रीना शर्म से गड़ गई। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था, उस अंधेरे की कालिमा कालिख बनकर उनके सुंदर चेहरों पर पुत गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।